हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम कुमार चॉइस एजुकेशन में आपका फिर से आपके प्यारे से आपके दुलारे से चैनल में स्वागत करता हूं। और आज बहुत ही अच्छा दिन है। दिन तो अच्छा हमेशा होता है, लेकिन क्या कहें, ये कोरोना ना लग गया है हमारे दिन को ख़राब करने के लिए। चलो कोई नहीं, इससे भी जंग जीत लेंगे। अब जो जंग है हमारा है जंग 10th के साथ। क्लास 10th का पहला लेक्चर मेरा यूट्यूब पे, साथ ही साथ क्लास 10th का पूरा साइंस मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने वाला हूँ यूट्यूब पे, वो भी क्वालिटी के साथ। वो तो आपको पता चलेगा ही चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। आपने, मुझे पता है बहुत लोगों ने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, फिजिक्स का पहला चैप्टर है ना। लेकिन मैं जो बताऊंगा एक्चुअली देख लीजिएगा, आपको ज़रूर डिफरेंस फील होगा। ठीक है, वैसे कहते तो सब यही है, देखते हैं होता किसका है। चलिए तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आपका फिजिक्स का पहला चैप्टर, यानी 10th के फिजिक्स का पहला चैप्टर, जिसमें हमको प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है। ये चैप्टर पहला बात तो बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा 12th के लिए उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। बोर्ड में मिनिमम 10 मार्क्स का सिर्फ ये चैप्टर एकलौता दे देता है। बोलिए सर कैसे। देखिए, एक फॉर्मूला 5 नंबर का फिक्स है, प्रूफ करने वाला पूछेगा, उसके साथ में एक न्यूमेरिकल चिपका देगा, 5 दूनी 10 नंबर, ऐसे ही हो जाता है अथवा करके, तो आजकल क्वेश्चन डाल रहा है। दूसरा ऑब्जेक्टिव, मिनिमम इससे 5 ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो कहा जाए तो आप दोनों में से एक बना के 5 ऑब्जेक्टिव भी बनाइएगा तो कंप्लीट आपका 10 नंबर का एकलौता ये पूरा कंप्लीट कर देता है। यानी आपका 25-26 में से 10 नंबर सिर्फ ये चैप्टर एकलौता, बाकी में 15-20 में उधर पूरा किताब। तो वाकई दमदार चैप्टर है, तो दमदार चैप्टर को दम से पढ़ना भी चाहिए। इस चैप्टर को मैं कोशिश करूंगा मिनिमम 10 लेक्चर में कंप्लीट कर देने का। बोले सर इतना लंबा, मेरे सर ने तो 10 दिन में कंप्लीट कर दिया। 10 दिन में वो भी लिखाने के साथ कंप्लीट किया। आप बस पीछे लिख दोगे और बता दोगे 10 दिन लग जाएगा, तो ऐसी बात नहीं है। मैं बताऊंगा आपको A to Z टॉपिक जो भी होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आपके लेवल के लिए, वो मैं क्लियर करूंगा। हाँ, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि रिफ्लेक्शन फॉर्मूला है ना, जो कि बिल्कुल मजाक होता है, लोग लिखा देते ये बड़ा बड़ा, और बच्चा एकदम क्या क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आता। ऐसा कुछ नहीं है, एक बार बताऊंगा, खुद से दूसरे बार ट्राई कर लेना और ज़िंदगी सफल है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज हम अपने नए टॉपिक, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो पढ़ेंगे कि लाइट क्या है, रिफ्लेक्शन तो बाद में, मतलब ये प्रकाश जो है, प्रकाश का परावर्तन, इसमें प्रकाश है क्या। तो प्रकाश अभी तक जो बचपन से हम लोग पढ़ रहे थे, प्रकाश एक ना ऊर्जा का रूप है जिससे हमें कोई भी चीज़ दिखाई देता है। तो थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करेंगे क्योंकि हम लोग आ गए हैं 10th में। 8th में तो बस इतना ही था कि प्रकाश ऊर्जा का रूप है जिससे हम किसी चीज़ को देख सकते हैं ना। इसी को क्या कहते हैं, इसको हम लोग प्रकाश कहते हैं। लेकिन थोड़ा सा मॉडिफाई यदि किया जाए, प्रकाश पता है क्या है, प्रकाश एक्चुअल में एक तरंग है, वो भी विद्युत चुंबकीय तरंग। बोलिएगा सर विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है, तो आप लोग जब 12th में जाइएगा, लाइट का डेफिनेशन पढ़िएगा, तो उसमें आपको बताया जाएगा कि जैसे वर्ण विक्षेपण में आप लोग जानते होंगे 7 रंग होता है, सतरंगा पट्टी, स्पेक्ट्रम, ये सब याद होगा 8th क्लास में यदि आप थोड़ा बहुत पढ़े होंगे। तो जैसे 7 रंग होता है ना वर्ण विक्षेपण में, उसी तरह से तरंग में भी 7 तरंग होता है, जिसमें से कुछ तरंग हमको दिखाई देता है। वो 7 तरंग विद्युत चुंबक की, मतलब बोला जाए ना, विद्युत चुंबक की तरंग एक स्पेक्ट्रम है सतरंगे पट्टी का, वो सतरंगा तरंग है, जिसमें एक तरंग हमारा ये लाइट जो हमको दिखाई देता है, ये जो आप लोग विविग्योर पढ़ते हैं, ये हमको दिखाई देता है। तो इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं। वैसे 12th लेवल का डेफिनेशन अलग हो जाएगा कि ये विद्युत चुंबकीय तरंग का एक भाग है जिसका परास 4000 एंगस्ट्रम से, मतलब मोटा मोटी कहा जाए 4000 एंगस्ट्रम से 8000 एंगस्ट्रम के बीच होता है। तो वो हाई लेवल का चीज़, हाई लेवल में हम लोग देखेंगे। फिलहाल आपको देखना है नॉर्मल सा डेफिनेशन क्या, कि प्रकाश क्या है। प्रकाश तो पहली बात बाह्य भौतिक कारक है, जिसको हम लोग बचपन, बाह्य भौतिक कारक मतलब एक्सटर्नल कोई है फैक्टर जिसके वजह से हमें क्या होता है कि दिखाई देता है। पहले तो देखने में सहायता मिलता है, दूसरा ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, तीसरा ये ऊर्जा का रूप है। बस इतना आपको लिख देना है कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचरित रहता है, और साथ ही साथ जिससे हमें किसी चीज को देखने में सहायता मिलता है, उस चीज को हम प्रकाश कह देते हैं ना। ऐसा नहीं, बाकी बहुत सारा डेफिनेशन नॉर्मल 10th में भी ये होता है जिससे हमें दिखाई देता है वो प्रकाश। एक्चुअल में ये डेफिनेशन बहुत लो लेवल का है, तो इसको मैं रिकमेंड करूंगा, प्लीज़ बिल्कुल हटा दीजिए इसको। ये डेफिनेशन आपके लायक का है, आपके बोर्ड के लायक का है, तो इसे जरूर आप लोग देखें। बोलिएगा सर लाइट का क्या इतना में डेफिनेशन कंप्लीट हो जाता है क्या, नहीं, डेफिनेशन में लिखना ना बहुत लंबा चौड़ा लिखा जाएगा, लेकिन इसको मैं विशेषता में, यानी इसका क्या है भाई बताइए, थोड़ा सा गुनगुन है इसमें कुछ जो कि एक्स्ट्रा इसमें ऐड करके हम लोग लिख सकते हैं। देखिए ये सब भी बात ना डेफिनेशन में आ जाएगा, लेकिन देखिए मैं इसको बिल्कुल
पार्ट अलग कर देता हूं कि इसको हम गुण बता देते हैं इसका विशेषता कि लाइट का भाई सब ये सब विशेषता है। देखिए पहला विशेषता क्या है, लाइट जब भी आएगा ये शैडो बनाएगा, छाया बनाएगा। आप देख लीजिए जैसे वहाँ पे मेरे सामने बहुत सारा लाइट रखा हुआ है, तो देखिए यहाँ पे लाइट आ रहा है, देखिए मेरे हाथ के पीछे एक शैडो बनता हुआ दिख रहा है। अरे कहाँ दिखो भाई, ये देखो शैडो दिख रहा है ना। तो लाइट जब भी आएगा तो पहला वो शैडो बनाएगा, फिक्स है। लाइट जब भी आएगा वो शैडो बनाएगा। बच्चा बोल देता सर लेजर लाइट से मारते तो शैडो काहे ना बनता है, लेजर लाइट इतना इसका इंटेंसिटी बहुत हाई होता है, ठीक है ना। चलिए दूसरा है कि यह सीधी रेखा में गमन करेगा। एक्चुअल में ये बहुत जगह लिखा होता है हमेशा, तो प्रकाश ना हमेशा सीधी रेखा में गमन नहीं करता। आप देखिएगा आगे चल के पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई प्रकाश ऐसे भी गमन करता है, मतलब वक्र पथ पे भी गमन करता है। बहुत जगह लगा था हमेशा, हमेशा नहीं करता है। ये कुछ कंडीशन होता है जिसमें सीधी रेखा में गमन करता है। तो नॉर्मली हम लोग भी यही पढ़ते हैं प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। गमन करना मतलब चलना। लाइट को कभी देखे हो टॉर्च से मारे हैं, टॉर्च का लाइट वाइस से डांस करते हुए आगे बढ़ रहा है, ऐसा नहीं दिखता। ऐसे मारता है सट से निकलता है तीर की तरह सीधा जाता है। तो प्रकाश दूसरा क्या होगा, सीधी रेखा में गमन करेगा। तीसरा प्रकाश का जो चाल होता है ना, स्पीड, वेलोसिटी, इसका ये निर्वात यानी वैक्यूम जहां कुछ भी नहीं है वहां प्रकाश का चाल सबसे अधिक होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब दोनों वही हुआ, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड कह दीजिए या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड कह दीजिए, ठीक है। यानी निर्वात में प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तीसरा कि यह विद्युत चुंबकीय तरंग है, सही बात अभी पढ़ रहे थे, स्पेक्ट्रम वगैरह कुछ होता है, तो यह विद्युत चुंबकीय तरंग का एक भाग है। अगला कि यह कुछ घटनाओं को प्रदर्शित करता है जिसमें प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, विवर्तन, ध्रुवन, व्यतिकरण, बहुत सारा घटना आता है जिसको प्रकाश दिखाता है। तो ये था आपका नॉर्मली प्रकाश के बारे में। क्या है, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचरित रहता है, जिससे कोई चीज हमें देखने में सहायता मिलता है। उसको भाई क्या कहेंगे, तो लाइट कह देंगे, प्रकाश कह देंगे। चलिए प्रकाश का विशेषता यह छाया बनाएगा। दूसरा निर्वात में इसका चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। तीसरा यह विद्युत चुंबकीय तरंग का रूप होगा। चौथा ये सीधी रेखा में गमन करेगा। पांचवा यह कुछ घटना जैसे प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण आदि को प्रदर्शित करता है यानी दिखाता है। तो अब हम पढ़ेंगे कि प्रकाश में पढ़ रहे हैं तो उसके आगे परावर्तन पढ़ना होता है जिसमें हमको किरण, रे वगैरह पढ़ना होता है। तो चलिए इसका आप फट से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं दूसरा इस पे लिख सकूं। और पता है मैं लिख के क्यों रखता हूँ, एक बच्चा मैसेज कर रहा था सर पहले से लिख के क्यों रखते हैं, सामने में लिखिएगा तो ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। तो यदि आप लोग कहोगे तो मैं सामने में डायरेक्ट लिख दूंगा, लेकिन उससे प्रॉब्लम क्या होता है कि मैं एक बार लिख रहा हूँ जब तक आप ऐसे करके देख रहे हो, चलो सर जी हट जाओ हट जाओ हट जाओ, बाद में बच्चे स्किप करके चले जाते हैं। इसीलिए मैं लिख के छोड़ देता हूँ, क्योंकि स्मार्ट बोर्ड तो फिलहाल है नहीं, गरीब हूँ ना अभी, आगे चल के हो जाएगा, टेंशन नहीं लो आप लोग, है ना, ठीक है। तो इसलिए मैं लिख के रखता हूँ ताकि फट से बता दिया जाए, स्पीड है ना। चलिए तो इसको मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो इसको मिटाते हैं। तो दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं हमारा नया टॉपिक जो है रे यानी किरण। रे का जितना भी होता है भाई लोग सब कुछ कंप्लीट करेंगे। अब देखिए किरण किसको कहते हैं, जैसे आप लोग चलते होंगे ना, कहते हैं NH31 है, हमारे रास्ता का नाम NH31 है या NH80 है या NH81 है। भागलपुर का बात किया जाए तो NH81 है, 80 है, ठीक है ना। तो इसी तरह से हम लोग अपने रास्ता का ऐसा टाइप का नाम रख देते हैं। किसी रास्ते के बीच से निकला है तो लिखेंगे इसको, क्या लिखते हैं कि फलना फलना मार्ग, है ना, लिखते हैं। कभी सोचे हो कि लाइट जिस रास्ता से जाते हैं उस रास्ता को क्या कहेंगे, तो याद रखिएगा लाइट जिस रास्ता से जाता है उस रास्ता को हम लोग किरण कहते हैं। यानी किरण का जो पथ होगा उसका जो डायरेक्शन होगा, मतलब इधर जा रहा है तो इस दिशा को ही हम लाइट का जो डायरेक्शन होगा ना, जिधर लाइट जा रहा होगा, जिस वे पे जा रहा होगा, और वे के डायरेक्शन को क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे किरण कहेंगे। मतलब जिस रास्ते से चल रहा है प्रकाश उस रास्ते की दिशा को किरण कहेंगे। इसको हम हमेशा इस तरह के एरो से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। एरो जहाँ पे देखिए जिधर घुमा हुआ उसका मतलब लाइट उधर जा रहा है। जैसे मैं बात कर लेता हूँ, अभी एरो ऐसे है तो समझ जाइए लाइट ऊपर जा रहा है, एरो ऐसे है लाइट इधर जा रहा है, नीचे होता है नीचे, समझ गया ना। तो क्या बोलेंगे, किरण क्या है, प्रकाश के रास्ता यानी प्रकाश के पथ के दिशा को ही क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। तो चलिए अब एक रास्ता था तो किरण कहेंगे। रास्ता का भाई लोग आ गया, मतलब 3-4 रास्ता दिख रहा है हमको, मतलब बहुत सारा झुंड दिख रहा है उस तीर का, है ना। प्रकाश पथ के किरण का यदि झुंड दिख रहा है तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहेंगे। कौनो दिक्कत, नो दिक्कत।
नो दिक्कत, नो दिक्कत, है ना। किरण पुंज क्या है? किरण पुंज किरणों का समूह, यानी एक था तो किरण कहलाएगा और बहुत सारा मिल जाएगा तो किरण पुंज कहलाएगा। अब देखिए किरण पुंज को ना उसके डायरेक्शन के हिसाब से हम लोग 3 भाग में बांटते हैं, है ना। पहला समांतर किरण पुंज, दूसरा अभिसारी किरण पुंज, तीसरा अपसारी किरण पुंज। अभिसारी का दूसरा नाम होता है संसरित। अभिसारी का दूसरा नाम होता है संसरित और अपसारी का दूसरा नाम होता है अपसरित। ठीक है, संसरित प्रकाश पुंज और अपसरित प्रकाश पुंज भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अभिसारी प्रकाश पुंज समांतर और अपसारी किसको कहते हैं? देखिए यदि प्रकाश किरण एक दूसरे के समांतर हो ना, जैसे देखिए इसके पैरेलल में ये है, इसके पैरेलल में, यदि समांतर किरण पुंज हो तो इसको मतलब किरणों का यदि एक दूसरे का समांतर हो हर किरण तो इसको क्या कहेंगे? समांतर किरण पुंज। ठीक है, और यदि बहुत सारा किरण पुंज दूर से आके किसी एक पॉइंट पे मीट कर रहा है, देखिए एक किरण ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तीनों आके एक बिंदु पे आके मिल रहा होगा तो अभिसारी कहेंगे, या इसका दूसरा नाम है संसरित। ठीक है, यदि बहुत जगहों से आके मिल रहा होगा, यदि प्रकाश किरण विभिन्न दिशाओं से आके किसी बिंदु पर मिल रहा होगा तो हम इसको कहेंगे अभिसारी या कन्वर्जेंट या संसरित किरण पुंज। ठीक है, यदि एक जगह से बिछड़ के बहुत सारे दिशाओं में जा रहा होगा, यदि एक जगह से बिछड़ के बहुत सारे दिशाओं में जा रहा होगा तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम लोग डाइवर्जेंट यानी अपसारी किरण पुंज। तो क्या बोलेंगे? यदि किरण पुंज यानी किरणों का समूह समांतर हो एक दूसरे के तो उसको कहेंगे पैरेलल यानी समांतर किरण पुंज। यदि बहुत सारे दिशाओं से आके किसी बिंदु पे मिल रहा होगा तो उसको कहेंगे संसरित या अभिसारी किरण पुंज। यदि एक बिंदु से विभिन्न दिशाओं में निकल रहा होगा तो उसको कहेंगे अपसारी किरण पुंज। ठीक है, डायग्राम से आपको जैसे कि पता चल रहा होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उससे पहले आप एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रकाशीय वस्तु, यानी प्रकाशीय वस्तु हम लोग किसको कहेंगे? मतलब वस्तु ये नहीं कि आप नॉर्मली जो वस्तु देख रहे हैं, प्रकाशीय वस्तु मतलब प्रकाश जिसे आर पार कर सके, मतलब प्रकाश के आर पार करने के आधार पे वस्तु को ना हम 3 भाग में बांटते हैं, एक अपारदर्शी, एक पारदर्शी, एक पारभासी। पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट, पारभासी यानी ट्रांसल्यूसेंट और अपारदर्शी यानी ओपेक। तो देखिए नॉर्मल हल्का सा चीज आप लोग जानते होंगे, यदि ऐसा माध्यम हो ना कि अपारदर्शी माध्यम और पारभासी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम, सेम यही वाला बात होगा। ठीक है, देखिए क्या होगा, ऐसा वस्तु जिससे प्रकाश पूर्ण रूपेण पार कर जाए। जैसे आप कांच देखे होंगे, इधर से टॉर्च जितना मारते 100% टॉर्च हमारा, मतलब 100% तो कभी नहीं जा सकता, लेकिन ऑलमोस्ट सारा प्रकाश लाइट स्लैब को पार करके इस साइड निकल जाएगा, है ना। जैसे आप लोग देखे होंगे हवा में हम टॉर्च मारते हैं तो पूरा प्रकाश पार कर जाता है। वही सोचिए दीवार में लाइट मारते हैं, टॉर्च मारते हैं तो क्या उस पार निकल जाता है? नहीं निकलता है। तो देखिए जिस वस्तु से होकर प्रकाश पूर्ण रूपेण आर पार हो जाए उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे पारदर्शी वस्तु। जैसे देखिए यहाँ पे ये कांच है, 3 रे आ रहा था, तीनों रे निकल गया, है ना। 3 को किरण आ रहा था, तीनों किरण निकल गया, तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे ये पारदर्शी था भैया, जितना लाइट आ रहा था उतना पार कर गया। जैसे क्या कांच हो गया, पानी हो गया, हवा हो गया और भी बहुत कुछ है, तो ये सब हमारा पारदर्शी वस्तु है। दूसरा बात किया जाए अपारदर्शी का, चलिए उससे पहले पारभासी का बात कर लेते हैं। पारभासी क्या? देखिए जिससे पूरा प्रकाश आर पार कर जाए, ऐसा वस्तु जिससे प्रकाश या ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश पूर्ण रूपेण आर पार निकल जाए उसको कहेंगे पारदर्शी। और जिससे पूर्ण रूपेण नहीं निकले, मतलब इधर से बहुत सारा लाइट जा रहा है, इधर से थोड़ा सा निकल रहा है, आप घिसा हुआ कांच में देखिएगा, टॉर्च मारिएगा ना तो आधा लाइट उस साइड जाता है, आधा इधर उधर ही रह जाता है ना। तो क्या लिखेंगे? ऐसा वस्तु जिससे प्रकाश अंशतः मतलब थोड़ा सा पास करे उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे पारभासी वस्तु, है ना। जैसे क्या घिसा हुआ कांच हो गया, बटर पेपर हो गया, गोंद हो गया। जैसे यहाँ देखिए ये स्लैब था कांच का, घिसा हुआ कांच है, ठीक है ना। इसमें देखिए 3 गो किरण आया था लेकिन निकला क्या गो? 2 गो, यानी पूर्ण रूपेण नहीं निकल पाया। तीसरा अपारदर्शी वस्तु, ऐसा वस्तु जिससे प्रकाश पार कर ही ना सके। जैसे आप लोग देखिएगा दीवार में मारिए टॉर्च के आर पार निकल जाता है लाइट? नहीं ना निकलता है। उसी तरह से बोला सर एक दिन हम भैंसिया में मारे थे ना टॉर्च, आर पार नहीं निकला था, भैंसिया अपारदर्शी होगा? अब भैंसिया हो कि गदहबा हो, जिससे लाइट पार नहीं कर पाए ना वो अपारदर्शी है।
ठीक है। चलिए जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं, हमारा ईंट हो गया, लकड़ी हो गया, दीवार हो गया, आप लोग खुद गैस कर लीजिए ना, जिसमें हम इधर से टॉर्च मारते हैं उस साइड नहीं निकलता है। तो जितना चीज ज्यादातर ये देख रहे हैं अपारदर्शी चीज होता है। तो चलिए ये था हमारा क्या, प्रकाशीय वस्तु। यदि इसी में प्रकाशीय माध्यम है तो सेम टू सेम यही बात है, ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश क्या हो, पूर्ण रूपेण पार कर जाए, पारदर्शी माध्यम, अंशतः प्रकाश पार करे, पारभासी माध्यम, एवं पार नहीं करे तो अपारदर्शी माध्यम। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मिटाया जाए स्क्रीनशॉट। पता है क्यों लेने बोलते हैं? क्योंकि स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप बाद में बैठ के लिख सको। अभी देखने में अच्छा रहता है, बैक टू बैक देख लेते हैं, उस समय लिखने के बाद कुछ माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, तो बाद में आप लिख लिया करें। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है प्रकाशीय माध्यम। जैसे प्रकाशीय वस्तु हम पढ़े, उसी तरह से प्रकाशीय माध्यम, मतलब प्रकाश गुजरने के आधार पे हम प्रकाशीय माध्यम को दो भाग में बांटेंगे। प्रकाशीय माध्यम किसको कहेंगे? वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश क्या करता हो, चलता हो, गमन करता हो। तो प्रकाश जिस माध्यम में चलेगा उसको प्रकाश के माध्यम कहेंगे। प्रकाश के गुजरने के आधार पर प्रकाशीय माध्यम को दो भाग में बांटते हैं, एक समांगी माध्यम, एक विसमांगी माध्यम। आप 8th क्लास से ये सब थोड़ा बहुत जानते ही होंगे, जब थोड़ा सा इससे आगे जाएंगे तब मजा आने वाला है। ठीक है, चलिए तो समांगी माध्यम किसको कहेंगे? देखिए समांगी मतलब सब जगह न एक के ऐसा अंग, समअंगी है ना। समअंगी मतलब क्या? ऐसा माध्यम जिसका ना हर जगह का ताप हो, दाब हो, घनत्व हो, बनावट, प्रकृति, गुण, धर्म सब कुछ एक ही ऐसा हो। जैसे मतलब नहीं समझे सर बताइएगा। जैसे आप देखिए कांच लीजिए, सोचिए कि मोटा सा कांच है ये, इसमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे ज़्यादा कांच होगा, यहाँ पे कम होगा, यहाँ का कांच गर्म होगा, यहाँ का कांच ठंडा, ऐसा होगा? ऐसा नहीं होगा। ऐसे माध्यम को हम क्या कहेंगे? ऐसे माध्यम को हम समांगी माध्यम कह देंगे। जैसे नॉर्मली आप हवा देखते हैं ना, साफ हवा, इसमें क्या लगता है नहीं यहाँ का हवा ठंडा होगा, यहाँ का हवा गर्म होगा, ऐसा होगा क्या? जो यहाँ का हवा होगा पूरे रूम का ऐसा ही हवा होगा। तो हम क्या कहेंगे? ये माध्यम हमारा समांगी माध्यम है। समांगी माध्यम में ना प्रकाश सीधा चलता है। लेकिन विसमांगी माध्यम किसको कहेंगे? इसका एग्जांपल देख लेते हैं। साफ हवा, कांच हो गया, स्वच्छ पानी हो गया, एक्सेट्रा। अब देखिए विसमांगी माध्यम का बात करते हैं। विसमांगी माध्यम ऐसा माध्यम जिसका प्रत्येक स्थान का ना वो जो होता है ताप, दाब, घनत्व, ये सब बराबर नहीं हो। जैसे आप लोग देखिएगा धुआं देखें, धुआं में देखिए कहीं पे ज़्यादा धुआं है तो वहाँ का घनत्व बढ़ गया होगा, ताप बढ़ गया होगा, प्रदूषण बढ़ गया होगा। और कहीं पे देखिएगा नॉर्मल धुआं है तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ का घनत्व कम ज़्यादा होगा। तो ऐसे माध्यम को हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे विसमांगी माध्यम, है ना। हर जगह समान नहीं हो तो क्या बोलेंगे? ऐसा माध्यम जिसका ताप, दाब, घनत्व, प्रकृति हर स्थान पे एक समान नहीं हो उसको कहेंगे विसमांगी, और जिसका एक समान हो उसको कहेंगे समांगी। इसका एग्जांपल क्या हो गया? धुआं हो गया, गंदा पानी हो गया, कोहरा हो गया, ये सब हमारा विसमांगी माध्यम है। और जानते हैं विसमांगी माध्यम समांगी माध्यम का यदि ये कॉम्बिनेशन है, यहाँ विसमांगी समांगी विसमांगी विसमांगी, तो ऐसे में ना प्रकाश ऐसे ऐसे भी चलता है। तो आगे हम लोग जानेंगे। ठीक है, यानी प्रकाश टेढ़ी रेखा में गमन करता है, ये संभव है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। ठीक है, चलिए तो ये था हमारा टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा क्लास बताइए। यदि आप 12th के स्टूडेंट थे तो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब आपको 12th में आपको रिफ्लेक्शन फार्मूला तक 10th का जो होता है वही 12th में भी होता है ना, वहाँ तक तो आप साथ में पढ़ सकते हैं। उसके बाद कुछ हाई लेवल का चीज़ होगा जो आप अदर चैनल से पढ़ सकते। तो प्रकाशिय माध्यम के बाद अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हमारा प्रकाश का परावर्तन शुरू होगा। क्या होता है परावर्तन, क्यों लौट जाता है, क्या 100 से जितना प्रकाश आता है उतने लौट जाता है, या कुछ कम होता है, ज़्यादा होता है, प्रकाशीय केंद्र, प्रकाशीय बिंदु, आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, फलाना 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 फलाना। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।